Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for 9th of September 2020. तो आज थोड़ा लेट हो गया था newspaper analysis because of some work. Therefore I will just try to cover the important news items of the day. Editorial तो इतने ज़्यादा हम नहीं दिख पाएंगे, लेकिन news analysis ताकि आपको एक overall gist मिल जाए. Let's start with the questions first, जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है with respect to स्वाभिमान अंचल, समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली. कल मैंने आपको बताया था स्वाभिमान अंचल के बारे में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है द जोन कंप्राइजेस ऑफ 151 विलेजेस इज लोकेटेड अलॉन्ग द असम मेघालय बॉर्डर. Second statement is the region formerly known as the cutoff area was covered by water from 3 sides and another side by inhospitable terrain. Which of the following statement is correct? One only, two only, both या none. Question number 2 is State of Young Child in India report was recently released by. State of Young Child in India report इनमें से किसने रिलीज़ की? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या नन ऑफ द अबव. Question number 3 is Consider the following statements with respect to hypersonic technology demonstrator vehicle. HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में स्टेटमेंट्स दिए. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन अनमैन्ड रैमजेट व्हीकल विद द एबिलिटी टू ट्रेवल एट 6 times the speed of sound. Second statement is it is dual use technology that will have multiple civilian applications including the launch of small satellites. And third is it was developed by indigenously by DRDO. Which of the following statements are correct? One and two only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, या 1, 2 and 3. इसका आंसर तो आपने देख ही लिया होगा. सो लेट मी शो यू द आंसर्स फॉर दिस. आंसर फॉर दिस विल बी सी, यानी कि 2 and 3. पहला क्यों गलत है? क्योंकि रैमजेट लिख दिया है, बट वी ऑल नो दैट इट इज स्क्रैमजेट. स्क्रैमजेट इज डिफरेंट. स्क्रैमजेट इंजन इसमें यूज होगा, ना कि रैमजेट. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल. कल भी मैंने आपको बताया था कि हाइपरसोनिक के पहले क्या क्या होता है. सबसे पहले होता है सबसोनिक. सबसोनिक मतलब लेस देन मैक 1. मैक 1 से स्पीड कम है अगर तो सबसोनिक है. मैक 1 किसकी स्पीड है? स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं. फिर अगर मैक 1 के बराबर स्पीड है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसोनिक, दैट इज नोन एज ट्रांसोनिक. फिर अगर मैक 1 से ज़्यादा है और मैक 1 से 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक. और अगर मैक 5 से ज़्यादा है तो फिर आपका हाइपरसोनिक होता है. ठीक है ना. तो ये आपको याद रखना, थोड़ा क्लासिफिकेशन भी दिस इज़ दैट. ठीक है, इसको याद रखिएगा. नाउ PLA फायर्ड शॉट्स इन द एयर सेज इंडिया. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है लद्दाख में, वहाँ पे फायरिंग हुई. अब चाइना का क्या कहना है? चाइना सेइंग दैट इंडियन आर्मी इज डूइंग द फायरिंग, बट इंडिया हैज़ टुक इट्स स्टैंड एंड कहा कि नहीं, इंडियन आर्मी ने कहा कि नहीं, चाइना वॉज द वन विच वॉज डूइंग द फायरिंग एंड उन्होंने राउंड्स फायर किए. ठीक है ना. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस न्यूज़ आइटम में ज़रूर लिखा था कि नो शॉट्स हैव बीन फायर्ड अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस 1975. ठीक है, 1975 तक के बाद से अभी तक कोई ऐसा फायर शॉट नहीं हुआ था. नो शॉट्स हैव बीन फायर्ड अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस 1975. याद रखिएगा 1975 में जो युद्ध हुआ था इनके बीच में, इंडिया चाइना के बीच में युद्ध नहीं होता, लेकिन जो लास्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 1975 में हुआ था. ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है ना, याद रखिएगा. रिया चक्रवर्ती अरेस्टेड बाय NCB. तो यहाँ पे न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है NCB यानी कि नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1986 में बनाया गया था. और जब ये बनाया गया था तो एक एक्ट लाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985. तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत इसको बनाया गया और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1986 में जाकर के. ठीक है ना. इट इज़ एन एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है. एंड नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47. ये भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 47 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि द स्टेट शेल एंडेवर. अब ये आपको पता है ये DPSP में आएगा. आर्टिकल 47 यानी कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब उसके अंतर्गत आएगा तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 47 आपका बोलता है कि जो स्टेट है वो कोशिश करेगा ताकि प्रोहिबिशन हो ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड विच आर इंजूरियस टू हेल्थ. तो केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते जो कि आपके लिए इंजूरियस है, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकती है. ये सारी चीज़ें. ठीक है ना. अब देखो ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल जो है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट जो है वो 1985 का एक्ट है.
ठीक है, ये बेसिकली एक प्रावधान है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसके थ्रू ड्रग्स के यूज़ पे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन भी है, देयर इज अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 का कन्वेंशन है, याद रखिएगा 1988 का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, 1988 कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन है। अब बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर कंट्रोल ट्रीटीज करेंटली इन फोर्स, 3 कंट्रोल ट्रीटीज है नारकोटिक्स ड्रग की, उनमें से एक है ये, एंड ये एडिशनल लीगल मैकेनिज्म्स हैं। बाकी 2 कौन कौन से हैं, एक आपका है 1961 का सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1961 का सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, दूसरा है 1971 का कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि साइकोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोट्रॉपिक, जस्ट लिटरल मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो याद रखिएगा 1961 का नारकोटिक ड्रग का कन्वेंशन है, सिंगल कन्वेंशन, देन 1971 का कन्वेंशन है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, और फिर यूएन कन्वेंशन आया अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988, जो कि फोर्स में आया 1990 से, 1990 में फिर ये फोर्स में आता है फाइनली। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, तो गवर्नमेंट इशूज़ एसओपी फॉर क्लासेस 9 to 12, तो 9 से 12 तक के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके लिए गवर्नमेंट ने इशूज़ कर दिए हैं क्या, एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे। तो इसमें बोला उन्होंने कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शैल बी इनकरेज, तो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है उसको इनकरेज किया जाएगा, उसको परमिट किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो एसओपी में है वो कि क्लास 9 to 12 के जो बच्चे हैं, जो ये मेजर क्लासेस हैं स्कूल की, दे कैन विजिट देयर स्कूल ऑन वॉलंटरीली बेसिस, तो वो वॉलंटरी बेसिस पे विजिट करें, मतलब आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, बट दे कैन विजिट द स्कूल्स एंड and they can meet their teachers for the guidance, then this will be the subject to written consent of their parents and guardians, तो उनके पेरेंट्स और गार्जियंस रिटन कंसेंट देंगे, उसके बाद ही ये जाएंगे, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो डिजिटल डिवाइड शेडोज पोस्ट पैंडेमिक एजुकेशन, तो एनएसओ ने यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डिजिटल डिवाइड है स्टेट्स के बीच में, उसके कारण बहुत सारा एजुकेशन जो मिलना चाहिए था स्टेट्स को वो प्रॉपर नहीं मिल पाया है। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि किसी स्टेट में बहुत कुछ है, कंप्यूटर्स भी हैं, इंटरनेट भी है और वहाँ पे लिटरेसी भी है, और किसी स्टेट में ना कंप्यूटर है, ना इंटरनेट है, ना लिटरेसी है, या फिर कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट नहीं है और लिटरेसी भी नहीं है, या फिर कंप्यूटर है लिटरेसी है लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कम है, ये कहलाती हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है ना। तो बहुत कम स्टेट्स ऐसे, जैसे अर्बन एरियाज़ में इंटरनेट कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ इंटरनेट रूरल, जैसे उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रूरल एरियाज़ में बिल्कुल कम इंटरनेट है, देखो कितने कम है, उड़ीसा में बहुत कम है, ठीक है ना। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में दिल्ली में देखो बहुत ज़्यादा इंटरनेट की फैसिलिटी है, ठीक है ना। कुछ ही स्टेट्स है जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है। तो यहाँ पर अगर देखो एनएसओ की रिपोर्ट आई है कि अक्रॉस इंडिया ओनली 1 in 10 हाउस होल्ड हैव अ कंप्यूटर, 10 में से केवल एक घर में ही कंप्यूटर मिलता है, वेदर डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। हाउएवर ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द ऑल होम्स हैव इंटरनेट फैसिलिटीज़, केवल 1/4 में ही आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें इन रूरल इंडिया ओनली 15% आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर पूरे रूरल इंडिया की बात करें तो केवल 15% रूरल इंडिया ऐसा है जो कि कनेक्टेड है इंटरनेट से, मतलब कि 85% रूरल इंडिया अभी भी ऐसा है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड रहेगा ही। नेशनल कैपिटल में हाईएस्ट एक्सेस है इंटरनेट की, 55% ऑफ होम्स हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है। हिमाचल प्रदेश एंड केरला आर दी ओनली अदर स्टेट्स वेयर मोर देन हाफ ऑफ ऑल द हाउस होल्ड्स हैव इंटरनेट। तो हिमाचल प्रदेश, केरला एंड दिल्ली, ये 3 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हाफ से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। दूसरा अगर देखें तो उड़ीसा के कुछ गांव अभी भी ऐसे जहाँ पे बहुत कम है इंटरनेट अवेलेबिलिटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, ठीक है ना। एंड 10 स्टेट्स आर देयर विद लेस देन 20% इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्लूडिंग स्टेट्स विद सॉफ्टवेयर हब्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सॉफ्टवेयर हब है लेकिन एक ही जगह पे लिमिटेड है जितना भी इंटरनेट पेनिट्रेशन है, बाकी जगहों पे नहीं है इतना। उड़ीसा में मैंने आपको बताया बहुत कम है, 2-3% पे आ जाता है उड़ीसा में। अगर आप इंटरनेट पेनिट्रेशन देखें तो 2 से 3% के बीच में आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा कम है। और इस कारण से जो आपका कहना चाहिए कि जो डिजिटल डिवाइड है उस कारण से एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन सबको नहीं मिल पा रही है। सीएम लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल फॉर फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। यहाँ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इनॉग्रेट किया ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स।
अब ये उन्होंने कहा है कि दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव दिस सिस्टम। ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स के लिए दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव दिस प्रॉपर सिस्टम। अब ये जो है ये दिल्ली स्टेट कमीशन .nic.in में आप सॉफ्टवेयर हैज़ बिन डेवलप्ड बाय NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्यों? क्योंकि इट विल प्रोवाइड द पेमेंट गेटवे फॉर द पेमेंट ऑफ फीस डिजिटली। तो NIC इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव दिस फैसिलिटी ऑफ कंज्यूमर फाइलिंग द ई कंप्लेंट्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल में। आज हम सेकंड एडिटोरियल जैसे व्हाट इज़ इन नाम एंड इंडियाज़ अलाइनमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कैसे बना। तो नाम जो था इट वाज फॉर्म्ड इन द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम में जब हम आज़ाद हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि वी शुड नॉट लेट एनी अदर पावर, चाहे वो कम्युनिस्ट नेशन हो चाहे वो कैपिटलिस्ट नेशन हो, कैपिटलिस्ट मतलब कि USA, कम्युनिस्ट मतलब कि USSR, तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई पावर डिक्टेट करे कि किस तरीके से उनको काम करना है और ये सारी चीज़ें। इस कारण से उन्होंने एक नए ग्रुपिंग की बात की। 5 लीडर मेन थे, इनमें 5 लीडर का नाम आता है। वो 5 लीडर कौन कौन से थे? तो वो एक थे जोसेफ टीटो जो कि यूगोस्लाविया का लीडर था, गामेल अब्देल नसीर इजिप्ट का लीडर था, जवाहरलाल नेहरू आपके इंडिया के थे, देन क्वामी नुक्रमा घाना के थे, एंड इसके बाद सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। तो ये 5 लीडर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। सुकर्णो इंडोनेशिया, क्वामी नुक्रमा घाना, जवाहरलाल नेहरू इंडिया, गामेल अब्दुल नसीर इजिप्ट एंड जोसेफ टीटो आपके यूगोस्लाविया के। ठीक है ना। तो 1955 में पहले एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है, बैंडंग कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं। 1955 में बैंडंग कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे अफ्रीकन नेशन से ये कहा जाता है कि आप डिस्कशन किया जाता है रिगार्डिंग दिस सेपरेट ग्रुपिंग जो कि नॉन अलाइंड होगी, जो कि ना कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करेगी ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करेगी। तो इसके बाद फिर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में समिट होता है, पहला समिट जिसको बोल सकते हैं कि बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1961 में ये समिट होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी रिसेंट जो थी अज़रबैजान में होना था इसको, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा कि रिसेंट समिट नाम का कहाँ हुआ क्या हुआ। तो ये आप एक बार देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट इज़ योर कॉल कि आप बताना चाहते हैं कि नहीं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम और है। सो न्यूट्रिशन गाइडलाइंस सून। अब जो स्मृति ईरानी जी उन्होंने ये कहा है कि न्यूट्रिशन गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो जल्दी लेकर आएगा। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग आपको याद रखना है एक चीज़ कि एक डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज़ द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन? ठीक है ना। इन्होंने बोला कि एक तो है ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन। ओबेसिटी एक तो दोनों ही अपने में जो है दिस आर द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन से दोनों होते हैं, ओबेसिटी भी होती है और अंडर न्यूट्रिशन दोनों होते हैं। दीज आर द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, दिस इज द फर्स्ट वन थिंग शी सेड। और एक और चीज़ आपको इसमें टर्म एक हिडन हंगर है। व्हाट इज़ हिडन हंगर? हिडन हंगर क्या होता है? कई बार आपका पेट भरा रहता है लेकिन उसको हिडन हंगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं। तो एक छुपी हुई भूख है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि आपको ऊपर से भूख नहीं लग रही बट आपने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होने चाहिए थे विटामिन और ये सब वो आपके अंदर नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मेजर माइनर है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इससे ये भी बनता है कि व्हाट आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप अगर इसका आंसर कर पाएँ सो दैट विल बी द वेरी गुड। ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट एवर न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट हुआ था। कब हुआ था? बिटवीन 2016 एंड 2018। तो याद रखिएगा फर्स्ट एवर सर्वे न्यूट्रिशन सर्वे वाज कंडक्टेड बिटवीन 2016 एंड 2018 एंड इट फाउंड दैट 2.8% ऑफ चिल्ड्रन इन दैट 0 to 4 years एज ग्रुप सर्वेड सफर्ड फ्रॉम द डबल बर्डन। ओबेसिटी में अंडर न्यूट्रिशन दोनों से सफ़र कर रहे थे 2.8% चिल्ड्रन, वाइल 0.8% इन ईच कैटेगरी ऑफ 5 to 9 years एंड 10 to 19 years ऑल्सो फेस द इशूज़। तो बहुत सारे थे जो कि डबल बर्डन ये फेस कर रहे थे और इस कारण से न्यूट्रिशन गाइडलाइंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी लाई जाएंगी। 40% चिल्ड्रन आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड। एनएसओ ने एक रिपोर्ट दी है अभी कि 40% अभी बच्चे ऐसे हैं जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। अब फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब क्या होता है? तो फुल्ली वैक्सीनेशन या फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है अ चाइल्ड रिसीविंग अ कॉकटेल ऑफ 8 वैक्सीन डोजेस इन द फर्स्ट ईयर। एक साल में जब उसको 8 वैक्सीन के डोजेस लग जाते हैं तो वो फुल इम्यूनाइजेशन या फुल वैक्सीनेशन कहलाया जाता है। ठीक है ना। ऑथर का ये कहना है कि अबाउट 90% ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन, मोस्टली जिसमें BCG का उनको डोज लिया और OPV यानी कि जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ज़्यादातर ले रहे हैं। ठीक है ना।
ओनली 67% चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मीजल्स, लेकिन मीजल्स का टीका केवल 67% ही जो है जिन्होंने लिया था। ओनली 58% गॉट देयर पोलियो बूस्टर केवल 58% ने लिया। एंड डीपीटी बूस्टर यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस बूस्टर जो था डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, ये केवल आपका 54% ने लिया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो ये 8 आपकी हैं, तो जैसे BCG हो गया, देन BCG के अलावा दूसरा कौन सा है, पोलियो बर्थ का डोज, देन OPV1, OPV2, OPV3, ठीक है ना, 4 ये हो गए। फिर एक बूस्टर डोज लगता है, फिर एक DPT1, DPT2, DP33 लगता है, फिर एक बूस्टर डोज लगता है, और एक मीजल्स हो गया। तो 4, 3, 7 और एक 8 बूस्टर डोज को हटा करके ये 8 आपके लगने हैं। ये 5 डिसीजेस से प्रिवेंट करते हैं, 5 डिसीजेस। तो DPT यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और BCG का तो आपको पता ही होना है कि TB को रोकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। और ग्लोबल इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 4.4%, चाइना टू ग्रो एट 2.7%। तो फिच रेटिंग, एक रेटिंग एजेंसी है जिसको हम फिच रेटिंग बोलते हैं, उसने कहा है कि जो ग्लोबल GDP है इट विल कॉन्ट्रैक्ट 4.4% इन द करंट ईयर। इस साल 4.4% पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। केवल एकमात्र कंट्री चाइना है जो कि 2.8% ग्रो करेगी, ठीक है ना, ग्रो करेगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे गोल्डमैन सैच्स भी एक रेटिंग एजेंसी है जिसका ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज़ वर्स्ट हिट अमंग द अदर मेजर इकोनॉमीज। मेजर इकोनॉमीज से अगर देखा जाए तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा हिट होने वाली इकोनॉमी इंडिया की है। इस कारण से उन्होंने ये भी फोरकास्ट किया कि लगभग 14.8 यानी 14.8% तक इंडिया की इकोनॉमी जो है GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, 14.8% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड। सो दैट इज़ इट फॉर द डे, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे मैंने आपको बता दिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड वी विल बैक अगेन। हैव अ नाइस डे।